नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9th गणित ब्रिज कोर्स 2024-25 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के माध्यम से हम चैप्टर बाय चैप्टर अभ्यास कार्य पूर्ण कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ज्यामितीय आकृतियों की समझ। आज हम जो अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं ज्यामितीय आकृतियों की समझ। तो ज्यामितीय आकृतियों को हम इस अभ्यास कार्य में समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कार्यपत्रक 1। तो कार्यपत्रक 1 में कहा गया है प्रश्न नंबर 1 में कि परिवेश से रेखाखंडों के 4 उदाहरण लिखिए। परिवेश से, परिवेश कहलाता है जो हमारे चारों ओर हम देखते हैं, उससे रेखाखंडों के 4 उदाहरण लिखिए। तो हम लिखते हैं पेंसिल, जो पेंसिल होती है पेन के आकार की, तो ये भी एक रेखाखंड का उदाहरण है। और छड़ी, जो लाठी होती है, ये भी रेखाखंड का उदाहरण है। सुई, सुई जो होती है सिलने वाली, वह भी एक रेखाखंड का उदाहरण है। और पेन, पेन आप देख ही रहे हैं, ये भी एक रेखाखंड कहलाता है, क्योंकि रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, यानी एक आदि से लेकर के अंत तक दोनों, ये आपका रेखाखंड कहलाता है। और इसके आगे दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि अपने आसपास 3 रेखाखंडों को खोजकर उन्हें नापिए। हमें अपने आसपास 3 रेखाखंडों को खोजना है और उन्हें नापना है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले कॉलम बने हुए हैं, क्रमांक का, रेखाखंड का नाम और रेखाखंड की लंबाई। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने सबसे पहले पेंसिल लिया, तो पेंसिल एक रेखाखंड है और इसकी जो लंबाई होगी वह हमने जब नाप करके देखा स्केल रख के, तो वह 14 सेंटीमीटर होती है। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जो जैसी पेंसिल होगी उसकी वह माप आप यहाँ पर लिख देंगे। जरूरी नहीं है कि वह 14 सेंटीमीटर की ही हो। इसके बाद सुई, तो सुई एक रेखाखंड है और इसकी रेखाखंड की लंबाई 4 सेंटीमीटर। और इसके बाद चौक, जिसके द्वारा हम बोर्ड में लिखते हैं, वह भी एक रेखाखंड है और इसकी जो रेखाखंड की लंबाई होगी वह 7 सेंटीमीटर। इसके आगे अब हम तीसरे प्रश्न में देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें ये कुछ दिया गया है, बिंदु दिए गए हैं और इसमें लिखा गया है कि ऊपर बॉक्स में बने किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाकर, कोई 2 बिंदु मिलाकर के रेखाखंड बनाइए तथा इसकी लंबाई लिखिए। तो हमें रेखाखंड बनाना है और इनकी लंबाइयों को लिखना है। तो हमने 2 बिंदुओं को मिलाया, ए से बी मिलाया तो ए बी हो गया, और इसको हमने इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाया तो सी डी, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाया पी क्यू, और इससे इसको मिलाया तो आर एस। ए रेखाखंड प्राप्त हुए। अब नीचे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रेखाखंडों के नाम। रेखाखंड 1 हमारा ए बी है और जिसकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर। हम स्केल से इसको नाप लेंगे और लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर। अब रेखाखंड 2 की बात करते हैं। तो रेखाखंड 2 का नाम है सी डी और इसकी जो लंबाई है वह 3.3 सेंटीमीटर है। अब रेखाखंड तीसरे में देखते हैं, इसका नाम है पी क्यू और पी क्यू की जो लंबाई है वह 3 सेंटीमीटर है। और चौथा जो हमारा रेखाखंड है आर एस,
तो RS की जो लंबाई है वह 1.6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इस 66 पेज के अभ्यास कार्य को पूर्ण किया। अब आगे कार्यपत्रक 2 देखते हैं। तो कार्यपत्रक 2 में दिए गए चित्र अनुसार खुली या बंद आकृति लिखिए। तो हमें नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं। उन आकृतियों को हमें ये बताना है कि ये आकृति खुली आकृति है या बंद आकृति है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 4 आकृतियाँ हमें दी गई हैं। इन आकृतियों को देख कर के ही हमें ये बताना है कि ये खुली आकृतियाँ हैं या बंद आकृति है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, तो ये देखने से ही पता चलता है कि ये खुली आकृति है। और इस आकृति को हम देख रहे हैं, ये पूरी तरह से बंद है, तो यह बंद आकृति कहलाएगा। और ये भी खुली हुई है और ये चौथी जो आकृति है ये बंद है। यानी कि आप ये समझ लें कि अगर हम इससे शुरू करते हैं चलना और अगर हम वहीं नहीं पहुंचते हैं तो समझ लीजिए कि ये खुली आकृति है। और इसमें आप कहीं से भी प्रारंभ करें और अंत में जाकर के घूमते हुए आप उसी बिंदु तक पहुंच जाएंगे, तो इससे यह आशय होता है कि यह बंद आकृति है। तो हम नीचे जो बॉक्स दिए गए हैं उनमें हम आसानी से लिख सकते हैं कि ये खुली आकृति है, यह बंद आकृति है, यह खुली आकृति है और यह बंद आकृति है। आगे लिखा है कि बिंदुओं को मिलाते हुए 5 खुली व 5 बंद आकृतियां बनाइए। अब हमें नीचे कई सारे बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं से हमें पहले 5 खुली आकृति बनानी है। जैसे इस आकृति को बनाया तो ये आकृति खुली है, ये आकृति भी खुली है, एक खुली आकृति है, एक खुली आकृति है और ये भी खुली आकृति है। तो हमने 5 खुली आकृतियों को बनाया। अब इसी में हमें 5 बंद आकृतियों को बनाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बंद आकृति है। ये कैसी आकृतियां हैं? सभी 5 ये बंद आकृतियां हैं। तो हमने इस प्रश्न में 5 खुली आकृतियां और 5 बंद आकृतियों को बनाया। अब नीचे कहा गया है कि परिवेश में स्थित 3 ऐसी सामग्रियों के नाम लिखिए जो क्रमशः खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हों। तो अब हमें लिखना है, उदाहरण के लिए जैसे खुली आकृति पेड़ की टहनी, ये कैसी आकृति है? खुली आकृति है। और बंद आकृति क्या है? खिड़की। तो खिड़की क्या है? पूरी तरह से बंद होती है। अब हमें इसमें खुली और बंद आकृतियों से संबंधित 3 परिवेश में स्थित सामग्रियों के नाम बताना है। तो खुली आकृति है हमारी थाली और बंद आकृति होती है टिफिन। टिफिन एक बंद आकृति है और थाली खुली आकृति है। इसके बाद घड़ा, घड़ा का जो मुंह खुला होता है तो यह खुली आकृति कहलाती है। और घड़ी, घड़ी पूरी तरह से बंद होती है तो यह बंद आकृति है। और तीसरे में पंखा, पंखा एक खुली आकृति का होता है। और फर्श, फर्श जो होता है वह बंद आकृति में होता है। इस तरह से हमने इस 67 पेज के अभ्यास को पूर्ण किया। कार्यपत्रक 3 में देखते हैं। प्रश्न पहला है, दिए गए चित्र में आपको कोण कहाँ कहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं? किन्हीं 5 का नाम अंकित करके लिखें। अब हमें नीचे चित्र दिया गया है, उस चित्र में कहाँ कहाँ पर कोण बनते हुए दिख रहे हैं ये हमें लिखना है। जैसा कि ये चित्र साइकिल का बना हुआ है, तो साइकिल के इस चित्र में हमें कहाँ कहाँ पर कोण बनते हुए दिख रहे हैं वो हम नीचे लिखेंगे। तो क्रमांक
नंबर डाल देंगे। और साइकिल का वह भाग जिसका कोण बनता दिख रहा है। तो सबसे पहले हमने लिखा हैंडल के नीचे। अब आप हैंडल देखेंगे कि ये हैंडल बना हुआ है और इसके नीचे जी आपका एक कोण बन रहा है। और दूसरे में हमने लिखा सीट के नीचे। सीट के नीचे जो डंडा लगा हुआ है इसके नीचे भी कोण बनते हुए दिख रहे हैं। तीसरे में पैडल के भाग में जो हमारा पैडल है इसमें भी जो है एंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चौथे में पहिए के भाग में, पहिया जो होता है आगे का हो या पीछे का हो, इसमें भी जो है हमें एंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी में कोण बन रहे हैं। और पीछे के पहिए के पाइप में, पीछे का जो पहिया होता है इसमें जो ये पाइप लगा हुआ है इसमें भी जो है एंगल बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं। अब आगे प्रश्न दूसरे में देखते हैं, अपने आसपास की वस्तुओं में कोण के 3 उदाहरण दें। अपने आसपास जो हमारे वस्तुएं रहती हैं उन वस्तुओं में हमें कोण के 3 यानी ऐसी वस्तुओं के नाम बताना है जो हमें कोण बनते दिखते हों। जैसे साइकिल, तो अभी अभी हमने देखा है कि साइकिल में किन किन भागों में एंगल या कोण बनते हैं। दरवाज़ा, दरवाजे में भी हम देखते हैं कि जो है चारों तरफ इसके कोण बनते दिखाई देते हैं। और टेबल, टेबल में भी जो है कोण बनते हैं। तो ये 3 नाम जो हमारे आसपास की वस्तुओं में एंगल के रूप में हम देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, परिवेश में कोण के उदाहरण किन किन वस्तुओं में आप देखते हैं, लिखें और चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। तो परिवेश में कोण के उदाहरण, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो उदाहरण हमें यहाँ पर बना हुआ है और ये उदाहरण है। और अब हमें किन किन वस्तुओं को आप देखते हैं वो लिखना है और चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। तो जैसे कि इन वस्तुओं से भी एंगल बनते हैं, कोण बनते हैं। और ये क्या है, इनको चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जैसे घड़ी है, इसमें भी कोण बनते हैं, कैंची में भी कोण बनते हैं, तो इनको चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो हम अपने परिवेश में भी और भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे टेबल, तो टेबल का भी चित्र बना दिया, आप इससे अच्छा भी बना सकते हैं, तो बनाने का प्रयास करेंगे। तो टेबल एक उदाहरण है जो हमारे आसपास परिवेश में रहती है और यह कोण को प्रदर्शित करती है। दूसरे नंबर पर किताब है। किताब भी एक हमारे परिवेश में एंगल के रूप में प्रदर्शित होती है। और तीसरे में दरवाज़ा, तो ये आप दरवाजे को देख रहे हैं। फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम में भी एंगल हमारे परिवेश में हम देखते हैं। पलंग, चारपाई, जिसको हम इस चित्र द्वारा बना कर के हमने अपने परिवेश के एंगल में हम इसको देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने 68 नंबर के पेज को, अभ्यास को पूर्ण किया। अब आगे कार्यपत्रक 4 में हम देखते हैं कि उप अवधारणा। उप अवधारणा क्या है? त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार आकृतियाँ। अब हमारे सामने ये 3 प्रकार की आकृतियाँ होंगी। त्रिभुज के आकार की होगी, चतुर्भुज के आकार की होगी और वृत्त के आकार की होगी। तो आप देखते हैं कि प्रगति एक छोटी बच्ची है, वह कक्षा 3 में पढ़ती है। उसकी कक्षा शिक्षिका ने उसे एक प्रोजेक्ट कार्य दिया जिसमें उसे अपने आसपास उपलब्ध त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार आकृतियों को ढूंढना है। आपको प्रगति की सहायता इन आकृतियों को ढूंढने में करनी है। तो आप समझेंगे कि यहाँ पर हमें आकृति और परिवेश में कहाँ दिखती है ये हम बताएंगे।
तो हमारे सामने आकृति है त्रिभुजाकार, तो इसमें उन्होंने दिया पराठा। तो हम देखते हैं कि पराठा हमें रसोई घर में देखने को मिलता है। और हम कह सकते हैं पापड़, तो ये भी हमें रसोई घर में देखने को मिलता है। इसके बाद आकृति है चतुर्भुजाकार, तो चतुर्भुज के आकार का पासा होता है, तो पासे को हम दुकान या घर में भी देखते हैं। और टेबल का ऊपरी भाग जो कि चतुर्भुज के आकार का होता है, इसे भी हम घर या ऑफिस में देखते हैं। अब आगे आकृति है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार घड़ी होती है, घड़ी को भी हम घर में या दुकान में देखते हैं। और रोटी को भी हम घर में देखते हैं। इस तरह से हमने इस 69 पेज के अभ्यास कार्य को पूर्ण किया। कार्यपत्रक 5 में देखते हैं उप अवधारणा, यानी नाप के देखें। नाप के क्या देखना है? नीचे कुछ त्रिभुज बने हैं, इनके कोणों और भुजाओं को क्रमशः चांदे और स्केल से मापकर नीचे दी गई सारणी में इनकी मापों को भरें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आकृतियाँ बनी हुई हैं और इन आकृतियों को हमने नाप करके इनकी भुजाओं को नापा है और इनके चांदा रख कर के इनके कोणों को नापा है। यहाँ पर जितनी आकृतियाँ ये त्रिभुज की बनी हुई हैं, उन सभी आकृतियों को नाप करके और स्केल से इनकी प्रत्येक भुजाओं को नापा है। और नीचे जो यहाँ पर एक कह रहे हैं कि त्रिभुज के कोणों की माप, तो आ नंबर का जो है वो है आपका 42 अंश, 96 अंश और 42 अंश। तो यहाँ पर आपने लिखा 42 अंश, 96 अंश, 42 अंश। और आप कोणों के आधार पर त्रिभुज के बारे में क्या कह सकते हैं? तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसके 2 कोण बराबर हैं। और त्रिभुज की भुजाओं की माप तो 5.3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर जे हम इसकी भुजाओं को लिख देंगे। इसी प्रकार से हमें इसमें आ, बा, सा, दा, इसमें जो दिए गए हैं सभी के हम एंगल अंश में दर्शा देंगे और इनके बारे में बता देंगे कि ये तीनों कोण अलग अलग हैं। और इन सभी त्रिभुज की भुजाओं की मापों को हम सभी को सेंटीमीटर में नाप कर के स्केल से लिख देंगे। अब आगे कार्यपत्रक हम 6 में देखते हैं। इसमें कहा गया है कि दिए निर्देशानुसार बिंदुओं को मिलाकर आकृति बनाइए। अब यहाँ पर हमें बिंदु दिए जाएंगे और उनमें हम आकृतियाँ बनाएंगे, जैसे कि आप आकृतियों को देख रहे हैं। और इसमें कहा गया है, नीचे पूछ रहे हैं, सबसे पहले नंबर 1, ABC बिंदुओं को मिलाकर बंद आकृति बनाइए। ABC, तो हम देख रहे हैं ABC। तो इन तीनों बिंदुओं को हमने मिलाया तो हमें एक त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है। और इसमें रंग भरें, तो हम इसमें रंग भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें रंग भर दिया। अब आगे इसमें 3 भुजाएं और 3 कोण हैं। अब दूसरे नंबर में हम आते हैं। इसमें कहा गया है कि DEFG बिंदुओं को मिलाकर बंद आकृति बनाएं और इसमें रंग भरें। तो DEFG, अब आप देखते हैं DEFG, इन बिंदुओं को हमें मिलाना है और मिलाने के बाद इसमें रंग भरना है। इस तरह आप इसमें रंग भर सकते हैं। और इसमें पूछा गया है कि इसमें 4 भुजाएं और 4 कोण हैं। तीसरे में हम आते हैं तो HIJKL बिंदुओं को मिलाकर बंद आकृतियाँ बंद आकृति बनाएं और इसमें रंग भरें। तो इसमें भी हम HIJKL इसको मिला करके और रंग भर सकते हैं। आपको जो भी कलर पसंद हो
आप उस कलर से इन आकृतियों को भर दें तो अच्छी लगेंगी। और इसमें भी 5 भुजाएं और 5 कोण हैं। आगे चौथे में हम देखते हैं MNOP QR बिंदुओं को मिलाकर बंद आकृति बनाएं और इसमें रंग भरें। MNOP QR, तो MNOP QR इन बिंदुओं को मिलाकर के हमने आकृति को बनाया और इसमें हम रंग भर देंगे। और इसमें कहा गया है कि भुजाएं इसमें 6 और 6 कोण हैं। इस तरह से हमने इस 71 पेज के अभ्यास कार्य को पूर्ण किया। अब अंत में हम अधिगम परीक्षण करते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में ज्यामितीय आकृतियों के समझ के अभ्यास को किया है। अब हम पुनः इसका परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण के दौरान हम प्रश्न क्रमांक 1 में देखते हैं कि अपने आसपास की ऐसी कोई 2 आकृतियां लिखिए जो कोण प्रदर्शित करती हों। तो हम बता देंगे कि दरवाज़ा जिसमें हमें कोण प्रदर्शित होते हैं और फर्श के कोने। फर्श में जो कमरे में जो फर्श होता है उसमें हम देखते हैं दीवार के जब दोनों किनारे मिलते हैं तो उसमें कोण एंगल प्रदर्शित होते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अपने आसपास स्थित कोई 5 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आप इसमें नाम लिख सकते हैं अपने आसपास में स्थित 5 चतुर्भुजाकार जो 4 भुजाओं के आकार की वस्तु हो, जैसे टाइल्स, तो टाइल्स चतुर्भुजाकार है और दरवाज़ा भी चतुर्भुजाकार होता है, पलंग, संदूक और अलमारी। इस तरह से हमने अपने आसपास के 5 चतुर्भुज आकार के वस्तुओं के नाम लिखे। आगे प्रश्न तीसरे में कहा गया है, कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण, वृत्ताकार हों जैसे पराठा, ये वृत्त के आकार का होता है, और बोतल का ढक्कन, ये भी वृत्त के आकार का होता है, चूड़ी और गेंद, ये वृत्त के आकार की होती है। आगे चौथे प्रश्न में कहा गया है कि चांदे की सहायता से पता लगाएं और न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण लिखिए। अब हमें चांदे की सहायता से पता लगाना है कि जो आकृति बनी हुई है वह न्यून कोण की है या अधिक कोण की है कि समकोण की है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो आकृतियां बनी हुई हैं तो चांदी से नाप करके देखा कि ये जो सीधा है, लंबवत है, तो यह 90 अंश समकोण की आकृति है, और यह जो 50 अंश बना हुआ है यह आपका न्यून कोण है। अब आप जानते हैं कि जो न्यून कोण होता है वह 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम वाले माप को न्यून कोण कहा जाता है। यानी न्यून कोण वे कोण कहलाते हैं जिनकी माप 0 अंश से ज़्यादा हो और 90 अंश से कम हो, ऐसे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। तो 50 अंश का कोण न्यून कोण कहलाता है। और अधिक कोण वे कोण कहलाते हैं जिनकी माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, ऐसे कोण अधिक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है यह चांदी से नापने पर 115 अंश की आती है, तो हम कह देंगे कि यह अधिक कोण है। इस तरह से नीचे 5वें प्रश्न में त्रिभुजाकार आकृति बनाकर कलर छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज के आकार की आकृति को बनाया और हम इसको छायांकित कर सकते हैं। इस प्रकार हमने इस त्रिभुज की आकार की आकृति को छायांकित कर दिया है, कलर कर दिया है। इस प्रकार हमने इस आपके ज्यामितीय आकृतियों के समझ के अभ्यास को हमने पूर्ण किया। अब इसके अगले चैप्टर को हम अगले भाग में पूरा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।